साथियों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भव्य एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं बी आर चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों आज का अपना टॉपिक है कार्यपालिका अर्थात भारत के राष्ट्रपति के बारे में। इस टॉपिक में अपन बात करेंगे। कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होता है ये बात करेंगे और राष्ट्रपति से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बिंदु है उन सभी पर अपन चर्चा करेंगे। थोड़ा लंबा वीडियो होगा, लेकिन ये वीडियो देखने से पहले आप अपने पास कॉपी पेन नोट्स बनाने के लिए लेके बैठें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं का संग्रह मैं लेके आया हूँ। तो ये वीडियो आप पूरा का पूरा देखें। यदि पूरा नहीं देख पाते हो तो ये वीडियो आधा अधूरा आपके काम का नहीं है। तो आप पूरा वीडियो देखें, समझें अच्छे से। मेरे हिसाब से राष्ट्रपति यहाँ से पढ़ने के बाद राष्ट्रपति से संबंधित कोई भी प्रश्न बनाने में आपके बहुत ही आसानी होगी। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं अपन संघ की कार्यपालिका से। सरकार के 3 अंग होते हैं। एक होती है कार्यपालिका, दूसरी होती है व्यवस्थापिका और तीसरा होता है न्यायपालिका। जो कानूनों का निर्माण करती है वो संस्था कहलाती है व्यवस्थापिका या विधायिका, और इन कानूनों को लागू करने वाले जो संस्था होती है उसे कहते हैं कार्यपालिका। अर्थात इसका काम होता है कानूनों को लागू करना या कानूनों की क्रियान्विति। और न्यायपालिका का काम होता है कि व्यवस्थापिका द्वारा जो भी कानून बनाया गया है वो हमारे संविधान के अनुसार है, किसी भी प्रकार से संविधान का उल्लंघन नहीं कर रहा है, इसकी जांच करती है। और वो ये भी देखती है क्या जो कानून व्यवस्थापिका द्वारा बनाया गया उसको उसी की प्रकृति के अनुरूप कार्यपालिका द्वारा लागू किया जा रहा है। अर्थात कार्यपालिका में कौन कौन आता है, जैसे हमारे भारत के राष्ट्रपति कार्यपालिका में आएंगे। जो भी अर्थात सीधे शब्दों में कहें तो सरकार, जो जैसे चुनी हुई सरकार, प्रधानमंत्री हुए, उपराष्ट्रपति हुए और मंत्री परिषद हुई, ये सभी पद किसके अंतर्गत आते हैं? कार्यपालिका के अंतर्गत। तो एक 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 करके अपन सबको पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले अपन किसको पढ़ेंगे? राष्ट्रपति को। और कार्यपालिका का वर्णन भारतीय संविधान के कौन से भाग में है? भाग 5 में। अपन ने अब तक भाग 4 पढ़े। भाग 1 पढ़ा संघ और राज्य क्षेत्र, भाग 2 नागरिकता से संबंधित था, भाग 3 भारत के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित था, जो कि अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक अपन ने बात की, और भाग 4 अपन ने पढ़ा नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित, जो कि आर्टिकल 36 to 51 था, और 4 क पढ़ा अपन ने, उसमें मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया था। आज अपन 5वें भाग से शुरुआत करते हैं। तो कार्यपालिका का वर्णन किसमें किया गया है? भाग 5 में। अनुच्छेद 52 से लेकर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक संघ की कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद और महान्यायवादी को शामिल किया जाता है। ये वो पदाधिकारी है जो कि किसमें शामिल होते हैं? कार्यपालिका में। और इनका काम होता है जो भी हमारी विधायिका अर्थात संसद या व्यवस्थापिका जिसे अपन कह सकते हैं के द्वारा बनाए गए कानूनों को क्या करना? लागू करना। भारत में संसदीय शासन प्रणाली का स्वरूप है। जिस देश में संसदीय शासन प्रणाली होती है वहाँ 2 प्रकार की कार्यपालिका पाई जाती है। कैसी? दोहरी कार्यपालिका होती है। जैसे एक हमारे राष्ट्रपति कार्यपालिका के संवैधानिक प्रमुख के रूप में काम करते हैं, इन्हें संवैधानिक प्रमुख कहा जाता है, या नाम मात्र के प्रमुख के रूप में काम करते हैं। मतलब जो भी काम होते हैं राष्ट्रपति के नाम से होते हैं और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से होते हैं, लेकिन वास्तव में इन कार्यों को करने के पीछे सलाह किसकी होती है? मंत्री परिषद या प्रधानमंत्री। तो कार्यपालिका के दोहरे रूप में जो वास्तविक कार्यपालिका होती है वो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद में निहित होती है, लेकिन जो संवैधानिक प्रमुख का दर्जा होता है वो हमारे किसका होता है? राष्ट्रपति को प्राप्त होता है। और आपको पता होगा राष्ट्रपति ही हमारे देश के सर्वोच्च पद है, और राष्ट्रपति ही हमारे देश के पहले नागरिक है। प्रथम नागरिक की बात की जाए तो भी कौन है? भारतीय गणराज्य के राष्ट्रपति होंगे। भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है
जो कि उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर काम करती है। यहाँ जो कार्यपालिका होती है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। और कार्यपालिका का निर्माण कहाँ से होता है? व्यवस्थापिका में से होता है, अर्थात संसद में से ही कार्यपालिका बनती है। जैसे मंत्री परिषद का निर्माण होगा तो भी वो संसद से, विधायिका से होगा, और प्रधानमंत्री का चयन होगा तो भी विधायिका से। इस प्रकार कार्यपालिका है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायिका होती है और विधायिका के भी निम्न सदन अर्थात लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका एक दूसरे के निर्भर होती है और एक दूसरे को समन्वित करके कार्य करती है। कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका में से किया जाता है। संसदीय शासन में दोहरी कार्यपालिका पाई जाती है। अभी अपन ने बात की, एक नाम मात्र की कार्यपालिका और दूसरी वास्तविक कार्यपालिका। यहाँ नाम मात्र की कार्यपालिका का मतलब है काम तो उनके नाम से होगा और काम करने वाला कोई और होगा। जैसे भारत के राष्ट्रपति है तो प्रत्येक बड़े कानून पर हस्ताक्षर इनके होते हैं और कानून बनाने में इनकी भूमिका भी होती है, लेकिन सारे काम राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं और सारी शक्तियाँ होती है वो भी राष्ट्रपति में निहित होती है, लेकिन वास्तव में उन शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री करते हैं। इस कारण से राष्ट्रपति को क्या कहा जाता है? नाम मात्र का प्रमुख या संवैधानिक प्रमुख कहते हैं। और दूसरी है वास्तविक कार्यपालिका, अर्थात कार्य को वास्तव में करने वाली। जिस प्रकार से अभी अपन देख सकते हैं काम कौन करता है? सरकार करती है और सरकार का नाम होता है, इसी सरकार को कार्यपालिका कहा जाता है और ये वास्तविक कार्यपालिका होती है। उसमें मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री आते हैं। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। अब है अपन बात करते हैं राष्ट्रपति की। किसकी करते हैं? संवैधानिक प्रमुख की। भारत के प्रथम नागरिक होते हैं ये और संवैधानिक प्रमुख होते हैं। सारी कार्यपालिका शक्तियाँ इनमें निहित होती है और सारे जो भी काम होते हैं वो इनके नाम से किए जाते हैं। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 52 की बात करते हैं। सबसे पहले अपन आर्टिकल 52 किसकी बात करता है? भारत में राष्ट्रपति के पद की बात करता है। किसकी? भारत में एक राष्ट्रपति होगा। इस पद की बात किसमें की गई है? अनुच्छेद 52 में। शुरुआत होती है 5वें भाग के संविधान की अनुच्छेद 52 से, जहाँ से कार्यपालिका शुरू होती है संघ की, और उसी में 52 में लिखा हुआ है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, उसके पद का उल्लेख। और अनुच्छेद 53 क्या कहता है? भारतीय संघ का अनुच्छेद 53 संविधान का कहता है कि कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होगी और इन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति अपने अधीनस्थों के सहयोग से करेंगे। सारी शक्तियाँ किन में निहित की गई हैं? राष्ट्रपति में। प्रश्न आ जाए भारतीय संविधान के अनुसार सारी शक्तियाँ किस में निहित है? तो राष्ट्रपति में निहित है और राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग अपने अधीनस्थों की सहायता से करता है। यहाँ अधीनस्थों से आशय है प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की सहायता से। और राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के प्रधान भी होते हैं। तीनों सेनाओं, भारत की थल सेना, वायुसेना और नौसेना, तीनों के प्रमुख सेनापति होते हैं। सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? भारत के राष्ट्रपति होते हैं। और इन सेनाओं के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। अब अपन बात करते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन की। राष्ट्रपति के निर्वाचन कौन भाग लेता है? तो देखो बच्चों, राष्ट्रपति के निर्वाचन में एक निर्वाचक मंडल बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति का चुनाव करता कौन है? भारत का निर्वाचन आयोग करता है। और इस निर्वाचक मंडल जो बनाता है उसमें कौन कौन शामिल होते हैं? ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न बन सकता है। इसमें पहला आप देखिए कि लोकसभा, देख लीजिए लोकसभा। दूसरा आप देख लीजिए राज्यसभा। तीसरा आप देखिए सभी राज्यों की विधानसभा। सभी राज्यों की कौन? विधानसभा।
और चौथा आप देख सकते हैं, चौथा पांडिचेरी और दिल्ली की विधानसभा, पांडिचेरी और दिल्ली की विधानसभा। अब यहाँ एक शब्द और साथ में लगाना है, निर्वाचित। सभी निर्वाचित सदस्य ही भाग लेंगे, कोई भी मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनावों में भाग नहीं लेगा। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और पांडिचेरी और दिल्ली की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में किस किस ने भाग लिया, अर्थात अपन सीधी बात करें तो संसद के सभी निर्वाचित सदस्य जो कितने होते हैं 776, संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, और कौन, राज्यों की विधानसभाओं के सभी निर्धारित निर्वाचित सदस्य लगभग 4000 से ऊपर होते हैं, 4100 के आसपास ये। और कौन भाग लेता है, दिल्ली और पांडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसके अलावा भाग कौन नहीं लेते हैं, एक तो जितने भी मनोनीत सदस्य हैं, चाहे वो विधानसभाओं में हो, चाहे वो लोकसभा में हो, चाहे वो राज्यसभा में हो, ये भाग नहीं लेते हैं। इसके अलावा विधान परिषद के सदस्य, कई राज्यों में आपको पता है विधान परिषद है, तो विधान परिषद के सदस्य भी भाग नहीं लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्वाचक मंडल अपन ने अच्छे से समझ लिया। निर्वाचन निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है, जिसमें निम्न सदस्य भाग लेते हैं: संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इस व्यवस्था को भारतीय संविधान के 70वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, 1992 और 17 जो है संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। चलिए अब बात करते हैं अनुच्छेद 55 की। अनुच्छेद 54 अपन ने देखा, निर्वाचक मंडल की बात करता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करता है। और अनुच्छेद 55 है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया की बात करता है, किस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो आप ध्यान से सुनिए, ये बहुत ही समझने वाली बात है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया किस प्रकार की है। तो देखिए, पहली बात अपन देखते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होता कैसे। तो आनुपातिक निर्वाचन पद्धति से होता है। आनुपातिक ये निर्वाचन पद्धति है, एक प्रकार की अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति का ही रूप है। और राष्ट्रपति का इस आनुपातिक निर्वाचन पद्धति की एकल संक्रमणीय निर्वाचन पद्धति से होता है। एकल संक्रमणीय निर्वाचन पद्धति से होता है। यहाँ आनुपातिक निर्वाचन पद्धति से आशय है कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो भी मतदाता होंगे उनको अनुपात के रूप में समानता दी जाएगी। जैसे है जो सांसदों का अनुपात निकाला जाता है अलग से, और विधायकों का अलग से निकाला जाता है मत मूल्य, उन सारे मत मूल्य को जोड़ के एक फिक्स डाटा तैयार किया जाता है, और उस डाटा में से फिर एक कोटा तय होता है कि जितने भी वोट्स मिले, मान लो 10 लाख वोट हैं टोटल, उसमें से राष्ट्रपति उसी को चुना जाएगा जो उस 10 लाख में से 50% से एक वोट अधिक प्राप्त कर लेगा कम से कम, उसको क्या किया जाएगा, राष्ट्रपति चुन लिया जाएगा। अनुच्छेद 55 में एकल संक्रमणीय अनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली, ये शब्द याद रखिए, गुप्त मतदान प्रणाली लिखना जरूरी है। पूरी लाइन राष्ट्रपति के चुनाव इस प्रकार से होते हैं। आनुपातिक निर्वाचन पद्धति के एकल संक्रमणीय पद्धति के अनुसार गुप्त मतदान प्रणाली से होते हैं। उम्मीदवार हेतु, अब उम्मीदवार होता है राष्ट्रपति का, उसके लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होते हैं। जमानत की राशि 15,000 रुपये होती है, और जो भी कुल वैध मतों का 1/6 मत प्राप्त नहीं करता है तो उसकी राशि वो जब्त हो जाती है, जो अन्यथा की स्थिति में वापस मिल जाती है।
मतदाता वरीयता क्रम में मत देता है। इससे पहले मैं आपको समझा रहा था कि राष्ट्रपति के जो वोटर्स होते हैं उनका एक मत मूल्य निकाला जाता है। तो एक तो होता है सांसदों का मत मूल्य, कैसे निकलता है आप देख लीजिए। संसद के सदस्य होते हैं उनका मत मूल्य कैसे निकलता है, तो सभी राज्यों के विधायकों का मत मूल्य, सभी राज्यों के विधायकों का मत मूल्य, सभी राज्यों के विधायकों का मत मूल्य में भाग किसका देंगे, संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, मैंने अभी आपको बताई थी कितनी है 776। संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी हुई, ये भाग देने पर किसका मत मूल्य निकलेगा, एक सांसद का मत मूल्य निकलेगा। और एक विधायक का मत मूल्य किस प्रकार से निकलेगा, राज्य की, उस राज्य की, संबंधित राज्य की कुल जनसंख्या, संबंधित राज्य की कुल जनसंख्या में भाग किसका देंगे, उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या, निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या। जैसे राजस्थान की विधानसभा की बात करें तो कितने सदस्य होते हैं, 200 सदस्य निर्वाचित होते हैं, तो 200 का। इसके बाद इसमें जो डाटा आएगा उसमें 1000 का भाग देना है, तो आंसर आएगा वो किसका मत मूल्य होगा, उस राज्य के विधायकों का मत मूल्य होगा। अब अगला होता है जो भी वोटर्स होंगे वो वोट किस अनुसार देंगे, वरीयता क्रम में वोट देंगे। यहाँ वरीयता क्रम से क्या मतलब है, जैसे मतदान करने आया कोई, मान लीजिए कितने कैंडिडेट खड़े हैं, 4 कैंडिडेट हैं, तो कोई भी मतदाता मत देते समय अपनी वरीयता दिखाएगा कि मैं पहली वरीयता 3 नंबर को देता हूँ, दूसरी वरीयता मेरी 2 नंबर है, और ये तीसरी वरीयता है, और ये मेरी चौथी वरीयता है, ऐसे मतदान करता है। अब जितने भी वोटर्स होते हैं वो इसी प्रकार से मत देते हैं। अब क्या होता है, राष्ट्रपति को जीत के लिए एक निश्चित कोटा प्राप्त करना होता है, जो कितना होता है, कुल वेद मत बटा 2 + 1। कुल वेद मत मान लीजिए कितने हैं, 1000 हैं, और उसमें 2 का भाग देने पर कितने आएंगे, 500, और 500 और 1 वोट, जीतेगा कौन, 501 वोट लेने वाला। अब यदि पहली वरीयता की जब गणना की जाएगी तो वो व्यक्ति यदि वोट 501 प्राप्त कर लेता है, कोई भी कैंडिडेट जो पहली वरीयता जिसने प्राप्त की है सर्वाधिक, वो 501 से पार हो जाता है, तो वो राष्ट्रपति चुन लिया जाएगा। यदि ऐसा नहीं होकर वो पार नहीं कर पाता है, किसी भी कैंडिडेट को पहली वरीयता में क्या किया जाता है, पार नहीं किया जाता है अपना निश्चित कोटा, तो जो सबसे कम मत प्राप्त जिस उम्मीदवार के होंगे उसको हटा दिया जाएगा, और उसके बाद वापस से गणना की जाएगी। फिर दूसरी बार गणना में यदि वो आंकड़ा कोई भी जो कैंडिडेट होगा प्राप्त करता है तो वो राष्ट्रपति चुन लिया जाएगा। भारत के राष्ट्रपतियों के चुनाव में अभी तक एक बार ऐसा हुआ है जब वीवी गिरी को राष्ट्रपति बनाया गया था। निश्चित कोटा कुल वेद मत बटा 2 + 1, मतलब मैंने अभी बता दिया, कुल वोटर्स मान लिए कितने हैं, 1000 हैं, माने 2 का भाग दिया, कितने आ गए, 500, और 500 में 1 जोड़ लिया तो कितने बन गए, 501 वोट प्राप्त करेगा, वो जीतेगा। ये अपन एक अनुमान लगा रहे हैं। तो प्रत्येक मतदाता के मत का मूल्य निकाला जाता है, अभी जैसे मैंने बता दिया आपको। इसके अनुसार जैसे एक सांसद का मत मूल्य कितना निकलता है, 708 एक सांसद का मत मूल्य निकलता है, और राजस्थान के विधायक का मत मूल्य कितना है, 129। इसमें मत मूल्य निकाला जाएगा, वहाँ राज्य की जनसंख्या से मतलब है 1971 की जनसंख्या। कौन सी जनसंख्या, 1971 की जनसंख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। विधायक का मत मूल्य अपन ने देख लिया, उस राज्य की कुल जनसंख्या बटा विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य कितने थे, उसमें ये भाग देने के बाद 1000 का वापस से भाग देना है ताकि आंकड़ा छोटा हो जाए। जैसे 1000 का भाग आंकड़े के लिए मान लीजिए
जनसंख्या कितनी है किसी भी राज्य की? 10,000। वहाँ निर्वाचित होने वाले सदस्य कितने हैं? 10 हैं। तो ये कट गया। अब 1,000, मान लीजिए 1,000 हैं, तो 1,000 का, वैसे जनसंख्या का आंकड़ा बहुत बड़ा होता है तो ये इससे कट जाएगा, तो मत मूल्य कितना हुआ? 1। इसी प्रकार निकाला जाता है। मत मूल्य ज़्यादा होता है, जैसे राजस्थान का मत मूल्य अभी आपको मैंने बताया कितना था, 129 था। तो वो राजस्थान की टोटल जनसंख्या, उसमें निर्वाचित सदस्यों का भाग दिया जाता है पहले, उसके बाद 1,000 का भाग वापस से दिया जाता है। एक सांसद का मत मूल्य मैंने बता दिया। टोटल राज्य हैं जितने, उनके सभी विधायकों का जो मत मूल्य निकलता है, उसमें भाग किसका देंगे? निर्वाचित होने वाले संसद के सदस्य कितने हैं? 776। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद करते हैं बात 56 की। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित बात करता है। किससे संबंधित बात करता है? कार्यकाल से संबंधित। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। कितना होता है? 5 वर्ष। यहाँ आप ये ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रपति का कार्यकाल उसके शपथ ग्रहण के दिन से माना जाएगा। अब आप सोच लो, जिस दिन वो जीतेगा उस दिन से नहीं, जिस दिन राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करता है उसके बाद से लेकर 5 वर्ष तक माना जाता है। और राष्ट्रपति के लिए ये भी आवश्यक है कि राष्ट्रपति का चुनाव अपने तय समय में करवाना भी ये क्या है? संवैधानिक बाध्यता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को, जिसकी सूचना उपराष्ट्रपति किसको देते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष को। किसको देते हैं? लोकसभा के स्पीकर को देते हैं सबसे पहले। तो इस्तीफा तो किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति सूचना सबसे पहले किसको देते हैं? ये भी एक बार परीक्षा में प्रश्न बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के समाप्त होने के बाद भी तब तक अपने पद पर बने रहते हैं तब तक कि नया राष्ट्रपति पद ग्रहण नहीं कर लेता है। ये ध्यान रखने वाली बात है। राष्ट्रपति पद ग्रहण तब तक नया नहीं कर लेता है जब तक वो बना रहता है राष्ट्रपति। पहले पद नहीं छोड़ेगा, 5 साल पूरे हो गए पद छोड़ दिया ना, पद नया राष्ट्रपति पद ग्रहण करेगा तभी वो उसको पद सौंप के अपना पद छोड़ेगा। अब अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन की बात करता है। तो भारतीय संविधान में किसी भी व्यक्ति को कितनी बार राष्ट्रपति बनने की छूट दे रखी है? कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। तो पुनर्निर्वाचन से संबंधित उसको छूट है, कोई व्यक्ति वापस भी राष्ट्रपति बन सकता है। कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 58 क्या कहता है? राष्ट्रपति के पद से संबंधित योग्यताओं की बात करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में प्रश्न बनता है। राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद 58 से संबंधित कौन सी योग्यताएं हैं? तो सबसे पहली है कौन सी? वह भारत का नागरिक हो। सबसे इम्पोर्टेंट हो, कहाँ का? इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। उसकी न्यूनतम आयु कितनी हो? 35 वर्ष हो। ये ध्यान रखने वाली बात है, न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो। तीसरी बात संविधान में लिखी गई हुआ है, वह लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ये तो हमारे संविधान में लिखी हुई योग्यताएं हैं। 3 योग्यताएं लिखी गई है संविधान में। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। अब इसके अलावा भी इससे संबंधित, राष्ट्रपति से संबंधित समय समय पर संसद ने बहुत सारी योग्यताएं जोड़ी है, तो वो अलग है। जैसे लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। और क्या बात करते हैं? लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, किसी विधानसभा में, लोकसभा में या ऐसे पदों पर नहीं होना चाहिए राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के लिए इसके अलावा भी बहुत सारी शर्तें हैं, नियम हैं, वो संसद की विधि के द्वारा बनाई गई है। लेकिन हमारे संविधान के अनुसार केवल 3 बातें हैं, आपको ध्यान रखना है। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु हो और वो लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। इसके अलावा अनुच्छेद है जो 58, लाभ के पद की परिभाषा भी देता है। लाभ के पद के दायरे में क्या आता है उसका जो है परिभाषा एकमात्र अनुच्छेद में बताई गई है। वो अनुच्छेद कौन सा है? 58। कई बार आता है लाभ का पद, लाभ का पद, आप बहुत बार सुनते हो।
तो उस लाभ के दायरे में कौन कौन नहीं आते हैं लाभ के पद के, तो उसकी बात कहाँ की गई है, अनुच्छेद जो है 58 में की गई है। जैसे कौन कौन नहीं आते हैं लाभ के पद के दायरे में, तो राष्ट्रपति नहीं आते हैं, ध्यान से सुनिएगा शब्द, राष्ट्रपति लाभ के पद के दायरे में नहीं आता है। उपराष्ट्रपति भी नहीं आते हैं, राज्यपाल नहीं, केंद्र और राज्य सरकार में जो भी मंत्री हैं ये भी लाभ के पद के दायरे में नहीं आते हैं। इसके आगे अपन बात करते हैं अनुच्छेद 59 की, राष्ट्रपति के कार्यालय की दशाएं बताने वाला अनुच्छेद है, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अनुच्छेद है जो 60 महत्वपूर्ण है, राष्ट्रपति के शपथ की बात करता है। राष्ट्रपति का शपथ किस अनुच्छेद के तहत होती है, 60 के तहत। अब तक अपने बात की जैसे अनुच्छेद 15 अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति के किसकी बात करता है, पद की बात करता है। अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति को कार्यपालिका शक्तियां देता है। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करता है और निर्वाचक मंडल की बात करता है। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया बताता है और कैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। और अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात करता है। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन की बात करता है। अनुच्छेद 58 योग्यता की बात करता है। अनुच्छेद 59 है कार्यालय दशाओं की बात करता है। और 59-60 किसकी बात करता है, शपथ की बात करता है। भारत में राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख कहाँ पर है, तो संविधान में अनुच्छेद 60 में। 60 के तहत राष्ट्रपति हमेशा संविधान की रक्षा और लोगों के कल्याण की शपथ लेते हैं। संविधान की रक्षा की शपथ लेने वाले केवल 2 ही पद हैं, एक पद है राष्ट्रपति और दूसरा कौन है, राज्यपाल, ध्यान रखिएगा। तो संविधान की रक्षा और लोगों के कल्याण की शपथ लेते हैं राष्ट्रपति। अनुच्छेद 60 में ये भी लिखा हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनकी अनुपस्थिति में अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इनकी अनुपस्थिति में कौन दिलाता है, वरिष्ठतम न्यायाधीश। और राष्ट्रपति इस्तीफा किसको देते हैं, न्यायाधीश को नहीं देते, किसको देते हैं, उपराष्ट्रपति को देते हैं। और इसकी सूचना उपराष्ट्रपति कहाँ देते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष को। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उनकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। अब परीक्षा में एक प्रश्न राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित बहुत बार पूछा जाता है, तो चलती बात करते हैं महाभियोग की प्रक्रिया की। महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन, पहला तो प्रश्न यही बनता है कि किस अनुच्छेद में किया गया है, तो संविधान के अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है। राष्ट्रपति को किस आधार पर हटाया जाता है, केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर। ये शब्द आप याद रख लीजिए, केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति को हटाया जाता है। संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति को हटाया जाता है, इसके अलावा दूसरा कोई आधार नहीं होता है। अब हटाया कैसे जाता है, किस प्रकार से प्रस्ताव लाया जाता है, इन सब के बारे में अपन बात करते हैं। राष्ट्रपति पर केवल संविधान के उल्लंघन के आरोप होते हैं। और अब महाभियोग प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लोकसभा में भी लाया जा सकता है और राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। जब प्रस्ताव लाया जाएगा उससे 14 दिन पूर्व, पहली बात तो जब प्रस्ताव लाया जाएगा तो संसद उस सदन के 1/4 सदस्यों की सहमति होना बहुत ज़रूरी है। और जब प्रस्ताव लाया जाता है उससे 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित करना भी जरूरी है। कितने दिन, 14 दिन पहले लाया जा सकता है। जब प्रस्ताव लाया जाए तो उससे पहले सदन के कुल सदस्य संख्या का 1/4 सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है। प्रस्ताव पर जब चर्चा की जाए उससे 14 दिन पहले राष्ट्रपति को इसकी पूर्व सूचना देनी होती है। राष्ट्रपति इस सदन में अपना पक्ष रख सकते हैं। यदि कोई सदन अपनी कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत, कुल सदस्य संख्या के 2/3, ये याद रखिएगा, कुल सदस्य संख्या के 2/3, या उपस्थित का 2/3 वगैरह कुछ भी नहीं है, सदन के कुल सदस्य संख्या के 2/3
से यदि प्रस्ताव पारित हो जाता है तो प्रस्ताव दूसरे सदन में जाता है, और यदि दूसरा सदन भी इसी प्रक्रिया से प्रस्ताव को पारित कर देता है तो राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ता है। भारत के राष्ट्रपतियों के इतिहास में अभी तक किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग नहीं लाया गया है। दूसरा सदन भी यदि इसी प्रक्रिया से प्रस्ताव को पारित कर देता है तो राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ता है, और इस प्रक्रिया में मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट, अपन ने पढ़ा था पहले कि मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं, जबकि राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। यहाँ एक बात आती है कि मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग क्यों नहीं लेते, इसका क्या कारण हो सकता है। इसके पीछे विद्यार्थियों कारण यह है कि राष्ट्रपति ने ही उन सदस्यों को मनोनीत किया है। जैसे 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है लोकसभा में, 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है राज्यसभा में। तो मनोनीत सदस्य जब राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे तो उनका एक पक्ष में होना संभावित बनता है, इस कारण से उनको बाहर रखा गया है। और राज्यों के राज्यपालों के द्वारा भी जो मनोनीत सदस्य होते हैं उनको भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार नहीं है, और विधान परिषदों के सदस्यों को भी भाग लेने का अधिकार नहीं है। लेकिन महाभियोग जब लाया जाता है तो मनोनीत सदस्य जो कि सदन के होंगे लोकसभा और राज्यसभा के, वो भाग ले सकते हैं। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने के 6 माह के अंदर चुनाव करवाना क्या है, संवैधानिक बाध्यता है। कब से? राष्ट्रपति का पद जो कार्यकाल समाप्त हो गया उसके 6 माह के भीतर किसी भी हालत में चुनाव करवाना क्या है, अनिवार्य। कितने माह में? 6 माह में चुनाव करवाना अनिवार्य है। जब भी चुनाव करवाया जाएगा वह अगले वर्ष 5 वर्षों, ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो गया और उसके 6 महीने के बाद चुनाव हुआ तो वो चुनाव 4.5 साल के लिए होगा। नहीं, कितने साल के लिए होगा? 5 साल के लिए होगा, हमेशा और हमेशा। महाभियोग एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। ये सवाल परीक्षा में सीधा पूछा जाता है, महाभियोग क्या है? न्यायिक प्रक्रिया, अर्धन्यायिक प्रक्रिया या संवैधानिक प्रक्रिया, जो भी, उसका क्या होगा आंसर? अर्धन्यायिक प्रक्रिया। क्यों है? क्योंकि जब एक सदन में प्रस्ताव लाया जाता है तो दूसरा सदन उस प्रस्ताव की क्या करता है? जांच करता है। क्या करता है? जांच करता है, और इस जांच करने के कारण ही इसको अर्धन्यायिक प्रक्रिया कहा गया है। भारतीय इतिहास में अभी तक कभी भी क्या नहीं लाया गया? महाभियोग प्रस्ताव किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ नहीं लाया गया है। अब अपन बात करते हैं आर्टिकल 71 क्या कहता है। अनुच्छेद 71 इस बात का उल्लेख करता है कि भारत के राष्ट्रपति और भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित यदि कोई भी मसला होगा तो वो उसकी सुनवाई हमेशा और हमेशा कौन सा कोर्ट करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। भारत का उच्चतम न्यायालय ही करेगा। किसी उच्च न्यायालयों में इस प्रकार की याचिकाएं राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नहीं लगाई जा सकती, और वो याचिका भी उम्मीदवार रहा हुआ व्यक्ति ही लगा सकता है, दूसरा कोई भी व्यक्ति नहीं लगा सकता। सभी विवादों का समाधान, और यदि ऐसी कोई रेट लग जाती है और राष्ट्रपति का चुनाव जो है रद्द कर दिया जाता है तो उस समय में राष्ट्रपति जब तक रहे हैं उन्होंने जो भी काम किया है वो अवैध नहीं होगा, हमेशा क्या होगा? वैध होगा। इस बात का आप ध्यान रखें। उनके द्वारा किया गया काम क्या होगा? वैध होगा, उसे अवैधानिक नहीं कहा जा सकता। लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव रद्द किया जा सकता है उच्चतम न्यायालय के द्वारा यदि किसी प्रकार का विवाद सुप्रीम कोर्ट को दिखता है तो। और केवल कौन सुनवाई कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट ही। किससे संबंधित? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनावों में। अब अपन बात करते हैं राष्ट्रपति यदि अनुपस्थित हो तो कार्य कौन करता है। अब राष्ट्रपति किन्हीं कारणों से अनुपस्थित हो सकते हैं, तो अनुपस्थिति में किसी कारणवश राष्ट्रपति अनुपस्थित हैं तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों को संपादित करते हैं। कौन करते हैं? उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों को संपादित करते हैं। यदि उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, कौन? मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। और यदि भारत के मुख्य न्यायाधीश भी उपलब्ध नहीं है तो उच्चतम न्यायालय के कोई भी वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में
काम करेंगे। ये एक चयन देख लिया आपने, राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति नहीं है तो सीजेआई, सीजेआई नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज होता है, वो राष्ट्रपति के रूप में काम कर सकता है। ऐसा संसदीय विधि के द्वारा निर्मित किया गया है। अब राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बात करते हैं। राष्ट्रपति की कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं? राष्ट्रपति की मुख्यतः शक्तियाँ बात करते हैं अपन, कौन कौन सी शक्तियाँ होती है। जैसे एक होती है व्यवस्थापिका से संबंधित शक्तियाँ, दूसरी होती है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, तीसरी होती है राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ, तीसरी होती है राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ, और अगली होती है राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्तियाँ। कैसी शक्तियाँ? कूटनीतिक शक्तियाँ। और अगली होती है राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियाँ, और अंत में होती है आपातकालीन शक्तियाँ, जिसके तहत 3 तरह के आपात भारत के संविधान में वर्णित है भाग 18 में, अनुच्छेद 352 से लेके 60 तक। इन सब के बारे में अपन विस्तार से बात करते हैं। पहले प्रकार की है कार्यपालिकाएं शक्तियाँ, अर्थात राष्ट्रपति सरकार के साथ रहकर किस प्रकार से काम करता है, एक कार्यपालिका के संवैधानिक प्रमुख के रूप में। तो कार्यपालिका के राष्ट्रपति क्या होते हैं? संवैधानिक प्रमुख होते हैं। अपने को पता है 2 प्रकार की कार्यपालिकाओं की बात की, एक वास्तविक और एक नाम मात्र की। तो वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होती हैं, जबकि संवैधानिक प्रमुख और या नाम मात्र का प्रमुख कौन होते हैं? भारत के राष्ट्रपति होते हैं। अनुच्छेद 53 में क्या बात की गई है? अनुच्छेद 53 कहता है कि भारत के राष्ट्रपति में समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ निहित की गई हैं। तो संविधान के अनुसार कार्यपालिका शक्तियाँ किस में निहित की गई है? राष्ट्रपति में निहित की गई है, ये अनुच्छेद 53 कहता है। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 77 क्या कहता है? राष्ट्रपति 77 क्या कहता है? कोई भी काम राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा। किसके नाम से काम किए जाते हैं सरकार के द्वारा? राष्ट्रपति के नाम से। समझौते, संधियाँ सब किसके नाम से? राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। और सारी शक्तियाँ किस में निहित होती हैं? राष्ट्रपति में। ये कौन कह रहा है? भारत का संविधान कह रहा है, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 77। अब अनुच्छेद 74 क्या कहता है? राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और राष्ट्रपति उस मंत्रिपरिषद के सलाह से काम करेंगे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति हमेशा और हमेशा ये राष्ट्रपति के पद को जो है किसकी सलाह से काम करने पर बाध्य करते हैं? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की परामर्श से काम करेगा, अर्थात सलाह से राष्ट्रपति काम करेगा मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की। राष्ट्रपति की सहायता के लिए कौन होगी? मंत्रिपरिषद, और मंत्रिपरिषद की परामर्श से राष्ट्रपति काम करेगा। कौन सा अनुच्छेद कहता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 77 सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे और राष्ट्रपति कार्य आवंटन के नियम बनाएगा। ये सवाल कई बार पूछा गया है। कार्य आवंटन के नियम कौन बनाता है? राष्ट्रपति बनाता है, और सभी कार्य संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। बहुमत दल के नेता को, यदि किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति सबसे बड़े दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में बहुमत साबित करने को कह सकता है। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं और वो मंत्री होते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का मतलब है मंत्रिपरिषद जब प्रधानमंत्री चाहेंगे तभी वो उनको हटवाने के लिए राष्ट्रपति को अनुशंसा कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति कभी भी किसी भी मंत्री को हटा सकते हैं। ये प्रसाद पर्यंत राष्ट्रपति उन्हें नियुक्त करते हैं और उनके प्रसाद पर्यंत ही मंत्री काम करते हैं। मंत्रियों को शपथ भी कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। अनुच्छेद 78 क्या कहता है? प्रधानमंत्री से देश के प्रशासन तथा विधि निर्माण के संबंध में राष्ट्रपति किसी भी प्रकार की जानकारी मांग सकता है। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के संबंधों पर प्रकाश डालने वाला कौन सा अनुच्छेद है? यही अनुच्छेद है 78, और इसी 78 के तहत ही
प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति, राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री प्रशासन और विधि निर्माण के संदर्भ में किसी भी प्रकार की जानकारी मांग सकता है। इसी अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से किसी भी विषय पर मंत्री परिषद में चर्चा करने को भी कह सकते हैं। किसी भी विषय पर चर्चा करने को प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति कब किस अनुच्छेद के तहत कह सकते हैं? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 78। तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के संबंधों पर विस्तार से जो है नज़र डालने वाला कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 78। अब राष्ट्रपति एक कार्यपालिका के मेंबर के रूप में और क्या करते हैं? बहुत सारी नियुक्तियां करते हैं, शपथ दिलाते हैं। कई उनके प्रसाद पर्यंत काम करते हैं, कई प्रसाद पर्यंत नहीं करते हैं, फिर भी उनकी नियुक्तियां भी करते हैं। जैसे महान्यायवादी, ये एक विधिक सलाहकार होता है सरकार का, सबसे बड़ा पद है। तो महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति ही उन्हें क्या करते हैं? शपथ दिलाते हैं और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद पर रहते हैं। ये शब्द आप ध्यान रखिएगा, प्रसाद पर्यंत। कौन प्रसाद पर्यंत काम करता है, कौन नहीं करता है? नियुक्ति करते हैं, शपथ दिलाते हैं और प्रसाद पर्यंत ही वो काम करते हैं। राज्यपालों की नियुक्ति संघ शासित, अब राज्यपालों की नियुक्ति भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं, है ना। ये भी इनके प्रसाद पर्यंत ही काम करते हैं। लेकिन राज्यपालों को शपथ राष्ट्रपति नहीं दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं? आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। संघ शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और प्रशासकों की नियुक्ति भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। और ये भी सब इनके प्रसाद पर्यंत ही काम करते हैं। राज्यपाल हो, उपराज्यपाल हो या प्रशासक हो, राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं और इनके प्रसाद पर्यंत, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही काम करते हैं। दिल्ली और पांडुचेरी के मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति, शपथ भी राष्ट्रपति दिलाते हैं और ये भी इनके प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। दिल्ली और पांडुचेरी के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं, ये ध्यान रखना आप। और ये भी इन्हीं के प्रसाद पर्यंत। अब कई बार राष्ट्रपति इनको शपथ नहीं दिलाते हुए देखते हैं, दूसरे दिख जाते हैं, उपराज्यपाल या जो है, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है और नियुक्त होने के कारण हो देते हैं। लेकिन संविधान के अनुसार कौन? राष्ट्रपति ही नियुक्ति करते हैं, मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति, और उन्हें शपथ भी दिलाते हैं और ये भी इनके प्रसाद पर्यंत ही काम करते हैं। राष्ट्रपति भारत के CAG की नियुक्ति करते हैं। CAG कंट्रोलर एंड एडिटर ऑफ, भारत के महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त मुख्य और अन्य 2 चुनाव आयुक्त होते हैं, उन सब की नियुक्ति भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष के बाद राष्ट्रपति करते हैं, तो उनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में वर्णित है। वित्त आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करने वाले पद नहीं है। राष्ट्रपति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए एक आयोग की नियुक्ति करते हैं। एक आयोग है इनसे संबंधित, तो इन आयोगों की नियुक्ति करना भी किनका काम है? राष्ट्रपति का काम है। केंद्र, राज्य तथा विभिन्न राज्यों के मध्य सहयोग के लिए एक अंतर राज्य परिषद की नियुक्ति भी कौन कर सकते हैं? राष्ट्रपति कर सकते हैं। राष्ट्रपति आपको पता है जैसे तीनों ही सेनाओं के प्रधान सेनापति अर्थात कमांडर होते हैं। भारत संघ का संवैधानिक प्रमुख होने के नाते राष्ट्रपति विदेशी क्षेत्र में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। विदेशों से जो भी संधियां और समझौते किए जाते हैं वो किसके नाम से किए जाते हैं? राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब है अपन ने कार्यपालिका शक्तियाँ देखी और अगली कौन सी है? विधायी शक्तियाँ है। विधायी मतलब संसद से संबंधित राष्ट्रपति के क्या काम है, कानून से संबंधित राष्ट्रपति के क्या काम है, इन सब के बारे में विस्तार से बात इसके अंतर्गत अपन करेंगे। तो आपको जैसे पता है भारतीय संविधान में ये उल्लेखित है कि संसद में राष्ट्रपति शामिल होंगे। संसद में कौन कौन शामिल होते हैं? लोकसभा होती है और
राज्यसभा होती है, कई बार ये प्रश्न बनता है, तो बहुत ही अच्छे वाला प्रश्नों में से एक है। संसद में विधायिका में, व्यवस्थापिका में शामिल है लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। कौन शामिल है? 3 शामिल हैं। कौन कौन? लोकसभा शामिल है, राज्यसभा शामिल है, और कौन शामिल है बच्चों? राष्ट्रपति विधायिका में शामिल हैं। संसद के पारित सभी विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही कानून बनते हैं। तो हस्ताक्षर करते हैं तो उनकी कानून निर्माण में भूमिका हो गई, और ऐसे में हो क्या होते हैं? राष्ट्रपति संसद के अंग के रूप में काम करते हैं, विधायिका के अंग के रूप में काम करते हैं, व्यवस्थापिका के अंग के रूप में काम करते हैं। कार्यपालिका में तो राष्ट्रपति होते ही हैं, व्यवस्थापिका में भी कार्य सदस्य के रूप में राष्ट्रपति होते हैं। तो यहाँ पर राष्ट्रपति के कौन कौन से काम हैं ये अपन देखते हैं। विधायी शक्तियों के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। वो संसद में, संसद की बैठकें कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति बुला सकता है। लोकसभा को विघटित कर सकते हैं, विघटित करना भी राष्ट्रपति का काम है। संसद के संयुक्त अधिवेशन का भी आह्वान राष्ट्रपति करते हैं, संयुक्त अधिवेशन का आह्वान राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन अध्यक्षता राष्ट्रपति नहीं करते। कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं संयुक्त सेशन की बैठक की अध्यक्षता। राष्ट्रपति संसद को संबोधित कर सकते हैं, संसद को संबोधित कर सकते हैं और संसद को संदेश भेज सकते हैं। जब भी वर्ष का प्रथम सत्र होगा तो राष्ट्रपति उसे अनिवार्य रूप से संबोधित करेंगे, और जब नई लोकसभा का गठन होगा तो भी राष्ट्रपति विशेष अभिभाषण देंगे, और प्रत्येक वर्ष के पहले सेशन में भी राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से, और इसके अलावा भी राष्ट्रपति संसद को संबोधित कर सकते हैं। नई लोकसभा गठन के बाद राष्ट्रपति संसद में विशेष अभिभाषण देते हैं। प्रतिवर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को भी राष्ट्रपति संबोधित करते हैं। संसद के सभी सदस्यों को शपथ दिलाने का काम किसका है? राष्ट्रपति का है। राष्ट्रपति क्या करते हैं? सभी को शपथ तो राष्ट्रपति नहीं दिलाते हैं, इसके लिए राष्ट्रपति क्या करते हैं? प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करते हैं और प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाते हैं। उसके बाद सभी सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? प्रोटेम स्पीकर। ये काम किसका है? शपथ दिलाना राष्ट्रपति का काम है संविधान के अनुसार। यदि राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं है, तो राष्ट्रपति इस समुदाय के 2 व्यक्तियों को, संविधान के कितने व्यक्तियों को? 2 व्यक्तियों को, और कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 331 के तहत क्या करते हैं? नियुक्ति करते हैं। किसकी? 2 आंग्ल भारतीयों की। और कहाँ करते हैं? लोकसभा में। ठीक है। राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा से जुड़े 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकते हैं। कितने व्यक्तियों को कर सकते हैं? 12 व्यक्तियों को कर सकते हैं। और कौन से अनुच्छेद के तहत कर सकते हैं? अनुच्छेद 82 के तहत कर सकते हैं मनोनीत। और सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 12। और ये सदस्य जो भी होंगे किससे संबंधित होंगे? याद रखिएगा, ये क्रम भी पूछा जाता है। साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा से जुड़े हुए लोग होने चाहिए। ये सभी जो भी राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधायकों, जो भी विधेयक होंगे उन पर हस्ताक्षर करते हैं। कोई भी जो विधेयक हैं वो संसद पारित करती है, उसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही वो अधिनियम का रूप लेता है, कानून का रूप लेता है, अर्थात कानून बनता है। विधेयक को स्वीकृति, अब राष्ट्रपति के पास जब भी विधेयक आता है तो उसके पास क्या पावर्स होती हैं? जैसे विधेयक संसद ने पारित करके राष्ट्रपति के पास भेज दिया, तो राष्ट्रपति उस पर क्या निर्णय ले सकता है? राष्ट्रपति पहला निर्णय ही ले सकते हैं कि उसे स्वीकृति दे दें, हस्ताक्षर कर दें, तो उसी समय कानून बन जाता है। अब हस्ताक्षर न देके विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकते हैं, जिसे वीटो कहा जाता है। वीटो आपने सब नाम सुने होंगे, जेबी वीटो अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकते हैं। अब जब राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए
वापस लौटाते हैं और उसके बाद संसद के दोनों सदनों द्वारा यदि वापस से पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करने ही होते हैं। राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए केवल एक बार लौटा सकता है और इसका ये प्रावधान है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में किया गया था। यदि राज्य विधायिका द्वारा, अब राष्ट्रपति संसद से जो कानून आते हैं उन पर तो हस्ताक्षर कर देते हैं या वापस लौटा देते हैं या सुरक्षित रख लेते हैं, लेकिन कई बार राज्यों में भी ऐसे मसले होते हैं जिसमें राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए किसी विधेयक को सुरक्षित रख लेता है। तो वो विधेयक जब राष्ट्रपति के पास आते हैं तो राष्ट्रपति क्या निर्णय लेते हैं, तब राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकते हैं। पहली बात तो विधेयक अपनी स्वीकृति के लिए स्वीकृति नहीं देते हैं, अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं, या राज्यपाल को निर्देश देते हैं कि विधेयक को राज्य विधानसभा को पुनर्विचार के लिए लौटा दें। यदि राज्य विधायिका विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेज दिए हैं तो राष्ट्रपति स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति यहाँ भी एक बार के लिए बाध्य है, नहीं, राज्य की विधायिका कितनी भी बार पारित करके भेज दें, राष्ट्रपति स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं है। उनकी मर्जी है वो स्वीकृति दें या नहीं दें। राष्ट्रपति संसद के सत्र में नहीं होने की स्थिति में अध्यादेश जारी करते हैं। आपको पता होगा संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अब अध्यादेश कहते किसे हैं? अध्यादेश भी एक प्रकार का कानून है, ये भी एक तरह का अधिनियम की तरह ही काम करता है। ये कब पारित किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा? अध्यादेश कब लाया जाता है? जब संसद क्या नहीं हो, सत्र में नहीं हो, संसद की बैठक नहीं हो रही हो, संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, ऐसे में किसी भी प्रकार के कानून की यदि आवश्यकता हो तो राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत क्या अध्यादेश ला सकते हैं। और ये अध्यादेश कब तक लागू रहेगा? जब संसद सत्र में आएगी तो संसद के सत्र में आने के 6 सप्ताह के भीतर उसको संसद में पारित करना अनिवार्य है, अर्थात वो समाप्त हो जाएगा। अर्थात एक अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? 6 माह और 6 सप्ताह हो सकती है, क्योंकि एक संसद का सत्र आज पूरा हुआ, जैसे ही पूरा होता है उसके अगले दिन मान लीजिए कोई राष्ट्रपति अध्यादेश लेके आ जाते हैं तो अगला सत्र 6 माह के बाद होगा, तो वो लगातार 6 महीने तक एक कानून रह सकता है। और जब संसद की अगली बैठक होती है उसके भी 6 सप्ताह के बाद तक वो रह सकता है संसद, यदि उस पर कोई निर्णय नहीं लेती है तो। अर्थात अधिकतम अवधि की बात करें किसकी? अध्यादेश की, तो 6 माह और 6 सप्ताह होती है। राष्ट्रपति, सीएजी, यूपीएससी, वित्त आयोग और अन्य रिपोर्ट्स जो भी होती हैं, सीएजी की रिपोर्ट्स राष्ट्रपति रखवाते हैं कहाँ? संसद में, लोकसभा में। यूपीएससी की रिपोर्ट्स, वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट्स, अन्य जो भी रिपोर्ट संसद के समक्ष कौन रखवाते हैं? राष्ट्रपति ही प्रस्तुत करते हैं। वित्तीय शक्तियाँ, अब तक अपन ने 2 शक्तियों के बारे में बात की, पहली कार्यपालिका शक्तियाँ और दूसरी व्यवस्थापिका शक्तियाँ। अब है वित्त से संबंधित शक्तियाँ। धन विधेयक हमेशा राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक हमेशा राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से ही संसद में प्रस्तुत किया जाता है। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 109 के तहत। राष्ट्रपति वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात बजट को संसद में रखवाते हैं। बजट रखते तो कौन है? वित्त मंत्री रखते हैं, लेकिन रखवाने का काम किसका है? राष्ट्रपति का। और बजट से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? 112, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 112 के तहत रखवाते हैं। और यदि जैसे धन विधेयक होता है वो राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से जब रखा जाता है तो अनुच्छेद
11 इस बात का उल्लेख करता है कि राष्ट्रपति जब वो हस्ताक्षर के लिए आता है विधेयक, तो उस पर हस्ताक्षर करने से राष्ट्रपति मना नहीं कर सकता, क्योंकि राष्ट्रपति से पूर्व में क्या ली होती है, स्वीकृति। देश की आकस्मिक निधि पर अधिकार किसका होता है, राष्ट्रपति का। एक होती है संचित निधि और दूसरी होती है आकस्मिक निधि, अनुच्छेद 267 के तहत। इस पर भी अधिकार किसका होता है, राष्ट्रपति का होता है। इसमें जो भी पैसा होता है वो आपातकालीन स्थितियों में राष्ट्रपति निकाल सकते हैं, वो राष्ट्रपति के अधिकार में ही होती है। इसके अलावा राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष के बाद एक वित्त आयोग का गठन करते हैं, केंद्र और राज्यों के करों के वितरण से संबंधित होता है ये आयोग, और प्रत्येक 5 वर्ष के बाद राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करते हैं, और ये आयोग अनुच्छेद 280 के तहत होता है। राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन करते हैं। तो ये तो थी राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ। अब अपन बात करते हैं राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ कौन सी होती हैं। तो न्यायिक शक्तियों में सबसे बड़ी शक्ति तो कौन सी होती है बच्चों, अनुच्छेद 72। याद करो, वीडियो को रोको और आप देखो कौन सी क्या होता है अनुच्छेद 72 में। चलिए आगे बात करते हैं। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को जो सज़ा दी गई है वो राष्ट्रपति के सामने याचिका लगा सकते हैं। तो राष्ट्रपति उस व्यक्ति की सज़ा को माफ़ कर सकते हैं। कौन, राष्ट्रपति। उसकी प्रकृति को बदल सकते हैं, सज़ा को कम कर सकते हैं और उसे कुछ समय के लिए रोक सकते हैं। ये किसके पास होते हैं अधिकार, राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति उसकी प्रकृति को बदल सकते हैं, सज़ा को कम कर सकते हैं, उसे कुछ समय के लिए स्थगित कर सकते हैं। जैसे लघुकरण, परिहार, विलंब आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो राष्ट्रपति द्वारा ये न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत आता है। इसके अलावा न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में किसका वर्णन है, उच्चतम न्यायालय का। तो राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं और न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ भी राष्ट्रपति या उनके प्रतिनिधि के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। व्यवहार में क्या होता है, जो CJI होते हैं उनको तो शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, और बाकी जो भी न्यायाधीश होते हैं उनको शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश अर्थात उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अर्थात CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दिलाते हैं। अनुच्छेद 217 किस बात का उल्लेख करता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं, और उस न्यायालय से संबंधित जो भी न्यायाधीश होते हैं उनकी ट्रांसफ़र भी कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का स्थानांतरण भी करते हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 143 एक अनुच्छेद है 143 किससे संबंधित है, परामर्शदात्री शक्ति से संबंधित हैं। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकते हैं। ऐसे में यदि परामर्श सुप्रीम कोर्ट देता है तो राष्ट्रपति के लिए मानना बाध्य नहीं है, परामर्श ले सकते हैं। अगली शक्तियां हैं राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्तियां, डिप्लोमेटिक जो रणनीतिक शक्तियां होती है वो कौन सी है, अंतर्राष्ट्रीय जो भी संधियां और समझौते होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौते राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। सारे काम राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। सभी संधियों और जो भी समझौते होते हैं उस पर भी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं और ये सब राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। और विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व भी कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। कूटनीतिक में जैसे कूटनीतिक संबंधों में राजदूत भेजना, उच्चायुक्त भेजना, बाहर के जो भी राजदूत आते हैं उनके पासपोर्ट वगैरह रखना, ये सारे काम किसके हैं, राष्ट्रपति के ही हैं। जो बाहर से आते हैं उच्चायुक्त, उनके स्वागत करना, भारत के राष्ट्र उच्चायुक्त और राजदूतों को बाहर भेजते हैं, वापस आते हैं तब उनका स्वागत वगैरह करना भी काम किसका है, राष्ट्रपति का है।
सैन्य शक्तियाँ, अगली शक्तियाँ कौन सी? सैन्य शक्तियाँ। राष्ट्रपति भारत के सैन्य बलों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। सर्वोच्च सेनापति भारतीय सेना के कौन होते हैं? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति ही थल सेना, जल सेना और वायु सेना के प्रमुखों की नियुक्ति करते हैं और युद्ध को शुरू करने की तथा इसकी समाप्ति की घोषणा भी राष्ट्रपति ही करते हैं। युद्ध शुरू करने की घोषणा कौन कर सकता है? भारत का राष्ट्रपति कर सकता है और इसकी समाप्ति की घोषणा भी कौन कर सकता है? राष्ट्रपति ही कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है आपातकालीन शक्तियाँ। भारतीय संविधान के भाग 18 कौन से भाग में बात करता है आपातकालीन शक्तियों की? 18 और अनुच्छेद है 352 से लेके 360 तक। तो आपातकालीन उपबंधों का वर्णन किया गया है, जिसमें 3 प्रकार के आपातकालों की बात की गई। कितने प्रकार के? 3। कौन कौन से? राष्ट्रीय आपातकाल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत, राष्ट्रपति शासन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत, वित्तीय आपातकाल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत। कितने प्रकार के आपातकाल है? 3 प्रकार के आपातकाल है। अनुच्छेद 352 के तहत, अनुच्छेद 356 के तहत, अनुच्छेद 360 के तहत। तो इन आपातकालीन उपबंधों का विस्तार से अपन वर्णन अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोगों ने अच्छे से वीडियो को देखा, बहुत बहुत शुक्रिया। यदि भव्य एकेडमी की क्लासेज आपको पसंद आ रही है तो हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। सब्सक्राइब करते समय पास में घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको उस समय पर पहुंच सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।